नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं और भूगोल को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने भूगोल पढ़ा भी है और यहाँ पर वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज ये भूगोल की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि भूगोल की शुरुआत कैसे हुई है। भूगोल को यदि हमें समझना हो तो वास्तव में हम लोगों को किन किन बिंदुओं पर बात करना होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि वास्तव में भूगोल है क्या। फिर हम लोग भूगोल, चाहे भारत का भूगोल शुरू करते हैं चाहे विश्व का भूगोल शुरू करते हैं, उसमें हमें मानचित्र की जरूरत पड़ती है कि कम से कम भारत के मानचित्र के बारे में हम लोगों को जानकारी हो, विश्व के मानचित्र के बारे में जानकारी हो। तो हम लोग थोड़ा सा उस पर भी काम करेंगे। और हम लोग जानते हैं यदि भूगोल हम लोगों को पढ़ना है तो मानचित्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग पूरे के पूरे भूगोल में काम ही यही करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से मानचित्र को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में भूगोल है क्या, भूगोल की शुरुआत कैसे होती है, इस बात पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में जितने भी विषय हैं उन सारे के सारे विषयों की उत्पत्ति जो हुई है वह दर्शन शास्त्र से हुई है। इसलिए दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि भूगोल की भी उत्पत्ति जो हुआ होगा वह दर्शन शास्त्र से ही होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि भूगोल की भी जो उत्पत्ति हुई है वह दर्शन शास्त्र से ही हुई है। कैसे हुई है हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है। दर्शन शास्त्र का मतलब यह है कि सीधी सी बात है, ये कोई ना कोई शास्त्र का मतलब ही होता है कि यह किसी न किसी ग्रंथ की बात किया जा रहा है जो कि लिखा गया है। और दर्शन का मतलब होता है कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो देखने के बाद लिखा गया है। जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग कहीं पर जाते हैं, कुछ देखते हैं और ये देखते हैं कि हाँ ये तो कुछ नया है। देखने के बाद ना तो उसका कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ना तो उस पर रिसर्च करते हैं, उसी चीज को लिख देते हैं। यही मान के चलते हैं दर्शन शास्त्र। तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र है, ये कि जो भी इसमें जानकारी था वो लिख दिया गया। अब इसमें पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर थी, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर थी, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर थी, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे थी। कहने का मतलब यह कि जो भी भौगोलिक तथ्य थे, भूगोल के बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ थी वह एक जगह पर नहीं था, इसी दर्शन शास्त्र में अलग अलग जगहों पर था। तो इसको एक जगह पर करने का कार्य जो किया जाता है वह सबसे पहले हिकेटियस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था हिकेटियस। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे हिकेटियस के द्वारा किया जाता है। और हिकेटियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियोडस। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है जस पीरियोडस। इन्होंने ही सबसे पहले इसी में भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करने का कार्य किया था, एक जगह पर करने का कार्य किया था। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दर्शन शास्त्र है तो यहीं पर दर्शन शास्त्र को ही हटाकर अलग कर देंगे। तो वहीं से भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करते हैं और एक जगह पर करने का कार्य करते हैं। और उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें ये भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करते हैं? उसका नाम है जस पीरियोडस। और इसी को हिंदी में कहा जाता है पृथ्वी का वर्णन। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को हिंदी में कहा जाता है पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भूगोल की उत्पत्ति जो हुई है वह दर्शन शास्त्र से हुई है। और भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले हिकेटियस ने किया था। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का क्या कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना, अभी भी भूगोल एक सब्जेक्ट नहीं बना था, एक विषय नहीं बना था। तो कैसे बना था? ध्यान देना, यह समय बीतता जाता है और बाद में एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? तो इनका नाम था इरेटोस्थनीज। ध्यान देना, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था इरेटोस्थनीज। इन्होंने क्या किया? ये जो पुस्तक इन्होंने लिखा था ना, इन्होंने क्या किया? एक नाम दे दिया। और नाम क्या दिया? तो इन्होंने नाम दे दिया जियोग्राफी। इसका मतलब यह है कि यदि कभी आपसे यह पूछा जाता है जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तब किया था इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किया था इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को एक नए विषय के रूप में सृजित करने का कार्य करते हैं, व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। इसलिए इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक।
क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। हम लोग क्या कहेंगे? तो इन्हें कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि वास्तव में वर्तमान समय में जितने भी विषय हैं उनकी उत्पत्ति जो हुआ है वह दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। इसका मतलब है कि भूगोल की भी जो उत्पत्ति हुई होगी वह दर्शन शास्त्र से ही हुई होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि भूगोल की उत्पत्ति जो हुई है वह दर्शन शास्त्र से ही हुई है। और इसमें कैसे उत्पत्ति होती है? हम लोगों ने देखा कि भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तब हिकेटियस ने किया था। किस पुस्तक में किया था? तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी का वर्णन में किया था। इसलिए हिकेटियस को पृथ्वी का वर्णन कह सकते हैं, जस पीरियोडस कह सकते हैं। इसलिए हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन अभी एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, एक विषय के रूप में नहीं था। तो कुछ समय बाद जब इरेटोस्थनीज आते हैं तो सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करते हैं और भूगोल को एक नए विषय के रूप में सृजित करते हैं। चूंकि भूगोल को व्यवस्थित करने का कार्य एक नए विषय के रूप में व्यवस्थित किया था इरेटोस्थनीज ने, इसलिए इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? इसका मतलब अगर कभी पूछे कि भूगोल को नए विषय के रूप में किसने व्यवस्थित किया, तो हम लोग कहेंगे इरेटोस्थनीज ने। अब हम लोग बात यह कर लेते हैं कि वास्तव में इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का ही प्रयोग क्यों किया। वास्तव में इन्होंने भूगोल शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? किसी अन्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भूगोल का ऐसा क्या मतलब होता है कि इन्होंने भूगोल शब्द का ही प्रयोग किया? तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये है, सॉरी, भूगोल शब्द का है, जियोग्राफी शब्द का। इन्होंने जियोग्राफी शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो जो जियोग्राफी शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो और एक है ग्राफी। एक है जियो और एक है ग्राफी। और हम लोग जानते हैं जियो का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं, पृथ्वी। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? तो ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन करना या अध्ययन करना। इसका मतलब क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब होता है वर्णन करना, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है अध्ययन करना, कुछ भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो विषय बनाया था ना, उसमें किसके बारे में अध्ययन किया गया था? तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया गया था या पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया था। इसलिए इन्होंने कहा था इसको जियोग्राफी। इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के बारे में वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है, तो भूगोल के बारे में किसका अध्ययन किया जाएगा? भूगोल में तो इसी गोलाकार पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि भारत में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो भारत वाले इसी को क्या कहते हैं? तो भारत वाले इसी को कहते हैं भूगोल। अब बात यह आती, भारत वाले भूगोल क्यों कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भू का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार। इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं भूगोल का भी मतलब होता है कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग चाहे हिंदी में भूगोल कहें या अंग्रेजी में जियोग्राफी कहें, दोनों का एक ही मतलब निकलेगा कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है या संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग निष्कर्ष पे ये निकले हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है। ये क्या है? तो मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है। तो गोलाकार पृथ्वी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये गोलाकार पृथ्वी के सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इस गोलाकार पृथ्वी के सतह पर क्या है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये देखेंगे कि इस गोलाकार पृथ्वी के सतह पर क्या है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस गोलाकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, ये भी देखेंगे। और क्या देखेंगे? तो हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में ये जो हमारी गोलाकार पृथ्वी है, इसके ऊपरी भाग में क्या है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर क्या है, ये भी पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये जो हमारी गोलाकार पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी देखेंगे। क्या हमारे ब्रह्मांड में इस प्रकार की और भी कोई गोला पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ये भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है, यदि हम लोग भूगोल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें
संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें हम लोग बात करें कि आंतरिक भाग में क्या पढ़ेंगे, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है, भूकंप कैसे शुरुआत होता है, ज्वालामुखी कैसे आती है, ये सारी की सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यदि सतह की बात करें, सतह पर क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सतह पर क्या चीजें पाई जाती हैं, तो दो चीजें पाई जाती हैं, या तो महासागर होगा या तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं महाद्वीप होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे सतह पर क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सतह पर दो ही चीज होंगी भाई, या तो महासागर का मतलब जल होगा और महाद्वीप का मतलब क्या होगा, तो यह स्थल होगा। तो हमारे सतह की बात करें तो हमारे सतह पर क्या होगा, तो सतह वाले में महाद्वीप एवं महासागर पढ़ेंगे। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ये वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी परतें नहीं पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि भूगोल को यदि परिभाषित करना हो तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, हम लोग ये कहेंगे कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का तो अध्ययन किया ही जाता है, साथ ही साथ ये भी अध्ययन किया जाता है कि क्या हमारे सौरमंडल, हमारे ब्रह्मांड में इस प्रकार के और भी ग्रह हैं कि नहीं है, और भी कोई खगोलीय पिंड है कि नहीं है, इन सारी की सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि पूरे भूगोल में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, तो महासागर की पड़ेगी, जिसकी संख्या कितनी है, तो ये है 5। और महाद्वीप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी संख्या कितनी है, तो हम लोग जानते हैं 7। और हमारे पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, हमारे पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर क्या विद्यमान है, तो हम लोग कहेंगे महासागर विद्यमान है। और बचे हुए 29.2% भाग पर क्या बचा है, विद्यमान है, तो हम लोग कहेंगे महाद्वीप विद्यमान है। क्योंकि हम लोग चाहे भारत का भूगोल शुरू करेंगे चाहे विश्व का भूगोल शुरू करेंगे, वहां पर भारत के मानचित्र की भी जरूरत पड़ती है, विश्व के मानचित्र की भी जरूरत पड़ती है, महाद्वीप की भी जरूरत पड़ती है, महासागर की भी जरूरत पड़ती है। तो एक बार हम लोग विश्व का मानचित्र बना के इन महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में देखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं एक दो चीजें और बताता हूं। ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये पृथ्वी का ग्लोब है। यदि आपको ग्लोब में देखना हो तो क्या आप एक साथ में 7 के 7 महाद्वीप एवं 5 के 5 महासागरों को देख सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, एक साथ में 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर को ग्लोब पर तो नहीं देखा जा सकता है। भाई मान के चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है, तो क्या गोलाकार पृथ्वी के इस वाले भाग को एक साथ देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। भाई इस वाले भाग में क्या है, ये तो देखा जा सकता है, लेकिन इस वाले भाग में क्या है, ये नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसी ग्लोब को मान लेते हैं कि एक जगह से ऐसे काट दिया जाए, और इसी ग्लोब को यहां से एक जगह से काट दिया जाए, इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि अब पूरे के पूरे पृथ्वी पर क्या है, एक साथ में देखा जा सकता है। लेकिन एक दो चीजें आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि जो ग्लोब में आपको यहां पर ऐसे देखोगे, तो ये दो चीजें जो बिल्कुल नजदीक नजदीक है ना, जब इसी को काट दोगे तो बिल्कुल दूर दूर दिखाई देंगी। पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तरी बिंदु भी यही होगा, इसका उत्तरी बिंदु भी यही होगा, इसका उत्तरी बिंदु भी यही होगा, और इसका उत्तरी बिंदु भी यही होगा। लेकिन इस चीज को जब ऐसे कर दोगे ना, तो आपको लगेगा कि इसका उत्तरी बिंदु यहां पर होगा, उसका उत्तरी बिंदु यहां पर होगा। लेकिन हम लोग समझ लेंगे कि इसका उत्तरी बिंदु भी यहीं पर होगा, इसका उत्तरी बिंदु भी यहीं पर होगा, इसका उत्तरी बिंदु यहीं पर होगा, इसका उत्तरी बिंदु भी यहीं पर होगा। दो चीजें अगर समझ लेंगे, इसका मतलब यह कि हम लोग एक साथ में 7 महाद्वीप एवं 5 महासागरों को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस ग्लोब में नहीं, बल्कि एक बार विश्व का मानचित्र बनाएंगे ऐसे, और विश्व के मानचित्र में 7 के 7 महाद्वीप एवं 5 के 5 महासागर को एक साथ में देखेंगे। पूछा जाता है प्रश्न कि क्या ग्लोब पर एक साथ 7 महाद्वीप एवं 5 महासागरों को देखा जा सकता है? तो ध्यान देना, ग्लोब पर एक साथ 7 महाद्वीप एवं 5 महासागरों को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन क्या मानचित्र में देखा जा सकता है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, मानचित्र में एक साथ 7 महाद्वीप एवं 5 महासागरों को देखा जा सकता है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा विश्व का मानचित्र बनाएंगे, और उस विश्व के मानचित्र में सारी की सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद मैं डिजिटल मैप में भी उसी चीज को आपको दिखाऊंगा कि हाँ देख लीजिए, ये कहां पर है, कहां पर नहीं है। क्योंकि मेहनत तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर मैं डिजिटल मैप के माध्यम से अभी आपको बता दूंगा, तुरंत तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। लेकिन जब उसी चीज को प्रैक्टिस करके आप खुद बनाओगे ना, तो वो काफी लंबे समय तक याद रहेगा। तो बाकी मैं डिजिटल मैप में तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि बनाने की आदत भी डालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं मानचित्र बनाऊंगा तो सबसे पहले एक ऐसे रेखा खींच लूंगा। और ये कौन सी रेखा होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा, या ये होती है भूमध्य रेखा।
ये कौन सी रेखा होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा या ये होती है भूमध्य रेखा। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको अच्छा से देशांतर में। अब चलिए हम लोग मानचित्र एक बार बनाते हैं। हालांकि आप मानचित्र की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो मानचित्र की शुरुआत करता हूं हमेशा प्रायद्वीपीय भारत से करता हूं या इस वाले भाग से करता हूं। तो आप यहां से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहां से अच्छा नहीं लगेगा तो आप बताइएगा, मैं कहीं से भी आपको भारत के मानचित्र को, विश्व का मानचित्र सिखा सकता हूं। ठीक है ना? ये ऐसे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? अब ध्यान देना, ध्यान कहां पर देना है, जब दोबारा यहां से उठाना इस चीज को यहां से, तो ये ऐसे लाना और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला भाग जो होना चाहिए बिल्कुल इसी के सामने होगा। ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है ना? और उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे जाना, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला भाग ये ऐसे। ध्यान देना, ये वाला भाग जो है ना बिल्कुल यहां पर आए। ठीक है ना? ये वाला भाग जो रेखा है, ये वाला रेखा यहां पर आए। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको यहां पर ऐसे मिला देंगे और इस चीज को ऐसे ले जाएंगे और ये ऐसे 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 करके चले जाएंगे। ज्यादा हम लोगों को बनाना नहीं है, कि सिर्फ हम लोगों को महाद्वीप एवं महासागर सीखना है। बाकी जब मैं महाद्वीप एवं महासागर पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मानचित्र बना के आपको बताऊंगा कि एक एक पॉइंट कहां कहां पर है, वो सारी चीजें मैं वहां पर सही करूंगा। ठीक है ना? उसके बाद इधर से क्या करेंगे? तो हम लोग ये बनाएंगे, यहां से बिल्कुल ऐसे ऊपर से बनाना शुरू करेंगे ऐसे, और इसको कहां तक लेकर आएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जस्ट इसके सामने तक लेकर आएंगे। बस ये मान के चलते हैं कि यहां तक लेकर आए, उसके बाद फिर ये ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, और इसके बाद हम लोग इसको यहां से उठाएंगे और ये ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे थोड़ा सा ये यहां पर हडसन की खाड़ी वगैरह बनाएंगे। उसके बाद फिर ये ऐसे नीचे चले जाएंगे और फिर ये ऐसे चले जाएंगे। ये मैक्सिको की खाड़ी हम लोग बनाएंगे, जिन लोगों को पता होगा, थोड़ा सा रिवीजन भी होता होगा। और फिर ये ऐसे चले जाएंगे और ये फिर थोड़ा सा यहाँ पर चले जाएंगे, ये बिल्कुल यहाँ से पतला सा होगा। और फिर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो यहाँ पर पतला है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको मोटा कर देंगे थोड़ा सा, ये ऐसे, ये ऐसे चले जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग जो रहेगा ना इससे नीचे तक जाएगा, ये ऐसे, ये बन गया, ये नाम भी मैं भी लिखूंगा। और उसके बाद क्या है? तो ध्यान देना, यहाँ पर इस वाले भाग में ये वाला भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है? तो ध्यान देना, यहाँ पर एक महाद्वीप है, ये वाला भाग, और ये कौन सा महाद्वीप है? तो हम लोग कहेंगे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। थोड़ा सा हम लोग नाम भी लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भाग जो चला गया है, यहाँ तक ये कौन सा महाद्वीप है? तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये वाला कौन सा महाद्वीप है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि इसकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये वाला भाग जो है ये चौथा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? तो दक्षिण में है, तो हम लोग इसी को कहेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? तो हम लोग कहेंगे ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चलिए समझ लीजिएगा, ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर का। ये पांचवें नंबर पे ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये पांचवा है। ठीक है ना? छठे नंबर पे आएंगे तो ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, जो विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सातवें नंबर पर आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हालांकि इसी को शुद्ध भाषा में कहेंगे तो हम लोग इसी को ओशिनिया महाद्वीप भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इसी को ओशिनिया महाद्वीप भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? तो इसी को ओशिनिया महाद्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसी को ओशिनिया महाद्वीप भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 7 महाद्वीप तो हो गए, 7वां महाद्वीप है ये। यहीं पर एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। और इसके आसपास का क्षेत्र जो है बिल्कुल उथला हुआ है, ये बिल्कुल। और ये माना जाता है कि यदि भविष्य में किसी को महाद्वीप का दर्जा दिया जाएगा ना, तो इसी को महाद्वीप का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इसका नाम पड़ेगा जीलैंडिया महाद्वीप। क्या नाम पड़ेगा? तो जीलैंडिया महाद्वीप। और ये कौन सा महाद्वीप बनेगा? तो ये बनेगा 8वां महाद्वीप। लेकिन अभी से महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया गया है। तो अगर कभी ये पूछे कि 8वां महाद्वीप कौन सा है या भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तब हो जाएगा जीलैंडिया महाद्वीप।
तो अभी हम लोगों ने 7 महाद्वीपों की लोकेशन देखा। अब हम लोग इसी में 5 महासागर भी देख लेते हैं कि ये 5 महासागर कहाँ कहाँ पर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग जो है ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये वाला भाग कौन सा है? तो ये वाला भाग जो है हमारा प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। दूसरे नंबर पे इसकी बात करें तो हम लोग जानते हैं कि यह हमारा अटलांटिक महासागर है, और इसी अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसी को कहा जाता है अंध महासागर। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है अंध महासागर। और नीचे यहां पर बात करें, यहां पर कौन सा महासागर है? तो हम लोग जानते हैं यहां पर है हिंद महासागर। यहां पर क्या है? तो हम लोग कहेंगे यहां पर है हिंद महासागर। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। और दक्षिण में इसका जल और इसका जल और इसका जल आके जब मिल जाता है तो इसके चारों ओर जल भराव की स्थिति पाई जाती है, और उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप के आधार पर इसे कहा जाता है अंटार्कटिका महासागर। और यदि ये बात किया जाए ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो आप तुरंत कहोगे ये दक्षिण में है। इसीलिए अंटार्कटिका महासागर को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दक्षिणी महासागर। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दक्षिणी महासागर। और लेकिन जब उत्तर में इसका जल और इसका जल आपस में जाके मिल जाता है तब एक महासागर का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा आर्कटिक महासागर, या इसी को और क्या कहा जा सकता है? तो इसी को कहा जा सकता है उत्तरी महासागर। और ये महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे उथला महासागर है। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे उथला महासागर है। ये 5वें नंबर का है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महाद्वीप देखे हम लोगों ने। अब 5 महासागर देखे, 1 2 3, एक ये 4, एक ये 5। अब ये प्रश्न है कि इधर कौन सा महासागर होगा? तो मैंने पहले ही बताया था ना कि जब ये ऐसे हो जाएगा इसका मतलब जो यहां पर होगा वही यहां पर भी तो होगा। तो यहां पर प्रशांत महासागर है, तो वहां पर कौन सा महासागर होगा? हम लोग कहेंगे प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं। यहां पर कौन सा महासागर होगा? तो ये होगा प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर होगा? तो हम लोग कहेंगे ये होगा प्रशांत महासागर। तो ये हम लोगों ने देखा कि विश्व के 7 महाद्वीप हैं एवं 5 महासागर हैं। इसी में यदि भारत की स्थिति की बात करें तो हम लोग कहेंगे यहां पर है ये हमारा भारत। कहां पर है? तो ये यहां पर है हमारा भारत। ठीक है ना? ये है भारत। अब आपसे प्रश्न है कि हमारा भारत जो है किस महाद्वीप में है? तो कहोगे एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो आप कहोगे एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। बिल्कुल सही है, भारत जो है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। महासागर के दृष्टिकोण से बात करें तो हम लोग कहेंगे वह हिंद महासागर के उत्तर में है। इसका मतलब यदि भारत को बताना हो तो हम लोग कह देंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एवं हिंद महासागर के उत्तर में है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात यह आती है कि क्या भारत सिर्फ स्थलीय सीमा बनाता है कि सिर्फ जलीय सीमा बनाता है कि दोनों सीमा बनाता है? तो हम लोग कहेंगे भारत एक ऐसा देश है जो जलीय सीमा भी बनाता है, स्थलीय सीमा भी बनाता है। ठीक है ना? तो हम लोग इसको तो देखेंगे ही देखेंगे अब बाहर निकाल के, लेकिन एक बार डिजिटल मैप में ये 7 के 7 महाद्वीप एवं 5 के 5 महासागर को देख लेते हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको तैयार यहीं से होगा। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से या डिजिटल मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा स्पीड मिल जाएगी, लेकिन तैयार जो होगा मेहनत करोगे तो यहीं से तैयार होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अब इसी चीज को डिजिटल मैप में। चलिए ये बन गया है हमारा 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर। अब इसी में हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। यहां से लेकर ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग,
ये कौन सा महाद्वीप है? तो ध्यान देना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला पूरा का पूरा भाई ऐसे ही तो बनाया गया था ना, ये ऐसे ऐसे ये वाला भाग गया, ये ऐसे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा ये ऐसे चला आया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, यही तो हमारा एशिया महाद्वीप है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये वाला भाग जो है हमारा अरब का प्रायद्वीप है, ये वाला भाग, और ये वाला भाग जो है ये कौन सा महाद्वीप है? तो हम लोग कहेंगे ये वाला भाग जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भाग जो है ये वाला कौन सा महाद्वीप है? ये यूरोप महाद्वीप है। और ये वाला भाग कौन सा है? तो नीचे है तो ये दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर ये वाला कौन सा महाद्वीप है? तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो भाग है ये कौन सा महाद्वीप है? तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसी प्रकार यदि नीचे की बात करें तो नीचे जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। सफेद इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमाव की स्थिति पाई जाती है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। उसके बाद ये यूरोप महाद्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये है हमारा न्यूजीलैंड देश, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि भविष्य में इसी को महाद्वीप का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा कि 7 महाद्वीप। अब 5 महासागर की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये वाला इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है। और नीचे ये वाला देखो, ये महाद्वीप के जो चारों ओर है ना, ये वाला कौन सा महासागर है? तो हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक महासागर है। ये उत्तर में कौन सा महासागर है? तो ये आर्कटिक महासागर है। और इधर भी कौन सा महासागर है? तो इधर भी प्रशांत महासागर ही है। यही तो हम लोगों ने देखा था। अब इसी में हम लोग भारत का मानचित्र बाहर निकालकर भारत के बारे में अलग से देखेंगे, फिर उसको डिजिटल मैप में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग भी थोड़ा सा भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास कीजिएगा, बाकी तो ठीक है। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर ध्यान कहां कहां पर देना है, इस चीज को ध्यान देना। बस ये मैं थोड़ा सा बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं, ध्यान देना। बिल्कुल आपको जब शुरुआत करना है तो ये थोड़ा सा ऊपर ये ऐसे लेकर जाना है और ऐसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे पहले लेकर आओ, फिर ये ऊपर थोड़ा सा जाओ, फिर नीचे लेकर आओ, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे आना है, ये ऐसे। कुछ दूर तक इसको लाने के बाद क्या करोगे? तो इसको थोड़ा सा ये ऐसे ले जाओगे। अब इधर जो ले जाओगे ना, इससे थोड़ा सा छोटा करना और थोड़ा सा इससे नीचे ही ले जाना, और ये ऐसे ले जाना, ये ऐसे, और ये ऐसे बन गया। और यहाँ तक बनाने के बाद इधर अभी रहने दो, सिर्फ इधर शुरू करो, और लगभग 45 डिग्री के आसपास में इसको इधर लेकर आओ, ये ऐसे लेकर आना। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ये ऐसे उठाना, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे बनाना, ये ऐसे, यहीं तक बना के छोड़ दो। अब इधर से हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। ये थोड़ा सा 2 राज्य बनाना है तो थोड़ा सा छोटा बनाना, और उसके बाद ये फिर थोड़ा सा ये ऐसे। गलती कहाँ पर करते हैं लोग? इसको नीचे लेकर आते हैं। नीचे नहीं लेके जाना है आपको, थोड़ा सा ये ऐसे लेकर जाना है। और ये हमारा सिक्किम वाला भाग बन गया, और ये वाला भूटान वाला, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये अब इधर ध्यान देना, इसको जो लाना है ना, सिर्फ इसके सामने तक लेकर आना है, थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे बस, ये ऐसे लेकर आएंगे। नहीं तो जो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है ना, वो गुजार नहीं पाओगे यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बन गया ये ऐसे, और ये बन गया ये ऐसे, और इसको सिर्फ यहीं तक लेकर आओ। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करना है? जहां पर ये बिंदी रखे हो ना, यहाँ पर उसके जस्ट सामने नीचे थोड़ा कोशिश करो एक बिंदी रख लो, और जितना बड़ा ऊपर बनाए हो उससे थोड़ा सा लंबा नीचे बनाना। तो ये थोड़ा सा ये ऐसे लेकर चले जाओ, ये ऐसे। ये मान लेते हैं कि हमारा भारत का मानचित्र बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा गलत हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बस। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बिना देर किए हुए। ध्यान देना, हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कौन सा भाग है? तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा है लद्दाख वाला भाग। ये कौन सा भाग है? तो ये वाला है लद्दाख वाला भाग। ये वाला कौन सा भाग है? ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ऐसे मिला देना, और यहाँ से मिलाने के बाद इसको यहाँ से लेकर इसको ऐसे मिला देना। चलो नाम मैं बाद में लिखूंगा अलग कलर से। उसके बाद इसको यहाँ तो थोड़ा सा लेकर आना, उसके बाद थोड़ा सा ये ऐसे ले जाना। ये कौन सा है? छोड़ो, नाम नहीं लिखना अभी। फिर यहाँ से लेकर ध्यान देना, इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दो। थोड़ा सा इसको पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाओ, फिर ये थोड़ा सा ये ऐसे मिलाना है, फिर ये ऊपर जाओ, नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर यहाँ से लेकर इसको यहाँ से लेकर ऐसे चले जाओ यहाँ पर ये, फिर यहाँ से लेकर थोड़ा सा ये ऐसे आओ, ये थोड़ा सा ये ऐसे चले जाओ,
ये इसकी कहानी समाप्त। फिर थोड़ा सा ये ऐसे जाओ, ये ऐसे, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाओ, और फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाओ, और फिर यहाँ से लेकर इसको दूर तक चले जाओ यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ पे लाकर इसको मिला दो, फिर यहाँ से लाकर इसको यहाँ पर मिला दो, और फिर यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर मिला दो ऐसे, फिर यहाँ से लेकर ध्यान देना इसको यहाँ से लेकर बिल्कुल नज़दीक से ये मिला दो, और फिर यहाँ पर इसको इसमें मिला दो, और फिर इस वाले भाग को यहाँ से तोड़ दो, क्योंकि सिक्किम ये वाला भाग है पश्चिम बंगाल, यहाँ से बिल्कुल पतला पतला यहाँ तक आया है। चलो यहाँ पर ये बना देते हैं, एक राज्य ये, दो राज्य ये, तीन राज्य ये, और ये ऐसे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक राज्य ऐसे बना देंगे। हमारे राज्य बन गए हैं। हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, हम लोग जानते हैं कि ये वाला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये कौन सा है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा उत्तराखंड, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ये वाला कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये है हमारा पीएनबी यानी पंजाब, ठीक है ना। ये है हरियाणा, और ये कौन सा राज्य है, ये है राजस्थान। ये कौन सा राज्य है, ये है मध्य प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, तो ये है गुजरात। ये वह कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है तेलंगाना। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है गोवा, ठीक है ना। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये राज्य है कर्नाटक। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है तमिल। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है उड़ीसा। और ये कौन सा राज्य है, तो ये है झारखंड। ये कौन सा राज्य है, ये है वेस्ट बंगाल। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है बिहार, ठीक है ना, ये है बिहार। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है, ये है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, तो ये हमको कहेंगे ये है नागालैंड। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है मणिपुर। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है मिजोरम। ये कौन सा राज्य है, तो ये है त्रिपुरा। ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है मेघालय। और ये क्या है, तो ये है असम। आपको कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि भारत के कौन से राज्य कहां पर हैं। बाकी हम लोग भारत का राजनीतिक परिचय पढ़ेंगे तो वहां पर राज्यों को भी बनाऊंगा, केंद्र शासित प्रदेशों को भी बनाऊंगा। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, वो सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी चीज को हम लोग एक बार थोड़ा सा डिजिटल मैप में भी देख लेते हैं। रोक के बताओ भैया, एडिट करना। तो चलिए ये हम लोगों ने देखा कि भारत के कहां कहां पर कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा कि भारत के कहां कहां पर राज्य हैं। तो यहीं से हम लोग अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि वास्तव में भूगोल क्या है, भूगोल की शुरुआत कैसे होती है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें देखा। अब भूगोल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो भारत के मानचित्र की जरूरत पड़ती है, विश्व के मानचित्र की जरूरत पड़ती है, हम लोगों ने उसको भी बनाकर देखा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी यहीं से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और हम लोग कल शुरू करेंगे विश्व का भूगोल और उसमें पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।